गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 4 फरवरी। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। और इस वीडियो का खासियत ये है ना कि आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, किस कंटेंट को कैसे आपको देखना है, किस कंटेंट को छोड़ना है ना, ये चीज़ आप सीख जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। और एग्जाम के लिहाज से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, यहाँ पे सारे डिस्कस किया जाता है, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे इंटरव्यू का हो। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है। एक और आपसे अपील रहेगा ना कि आप लोग जब वीडियो देखते हैं ना या पीडीएफ को पढ़ते हैं ना, तो अपना कमेंट जरूर करें, अपना फीडबैक जरूर दें, चाहे नेगेटिव ही क्यों ना हो। अगर कुछ कमियां नजर आता है तो आप लोग जरूर बताएं हमें, तब ना उस पर सुधार करेंगे। सिर्फ देखना चले जाना ये सही नहीं होता है। ठीक है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा प्रयास कीजिए, ताकि आप ही के एफर्ट से तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट मुद्दे पे हम आते हैं। सबसे पहला आज का आर्टिकल क्या है, यहाँ पे अगर देखोगे इस आज का न्यूज़पेपर में, तो यहाँ पे जो विपक्ष जो नेता है, क्या नाम है इनका, राहुल गांधी। ठीक है। कांग्रेस के जो है बहुत ही मजबूत नेता है ये राहुल गांधी जी। यहाँ पे जो है ना, जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा तो इसमें ये चीज लिखा हुआ है कि अचानक से महाराष्ट्र में जो है ना 70 लाख मतदाता कैसे बढ़ गए। ठीक है। ये आरोप लगाया है इन्होंने कि अचानक से यहाँ पे 70 लाख मतदाता कैसे हो गए। ठीक है। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इलेक्शन कमीशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे अमेरिका के जो राष्ट्रपति है 47वें नंबर के, उसको लेकर यहाँ पे बात किया गया है। क्या क्यों बात किया गया है, इन्होंने आरोप लगाया कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है ना, वो अमेरिका के जो शपथ समारोह में इसलिए गए थे ताकि अमेरिका के राष्ट्रपति से यहाँ पे सेटल कर सके कि वहाँ के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को इन्वाइट किया जाए। ठीक है। तो इस तरह का आरोप देखने को मिल रहा है। खैर, हमारे जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्शन कमीशन, उसको देखेंगे। फिर जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने वो 47वें नंबर के बने हैं, ये भी याद रखेंगे। और जो विपक्ष के नेता होता है ना, देखिए हमारे जो संसद प्रणाली में अगर देखें तो शुरू से विपक्ष का नेता नहीं था, ये 1969 से जो है ना इस तरह का प्रावधान किया गया है। ठीक है। विपक्ष का नेता, और ये हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ, बल्कि इसको संसदीय नियम के तहत इसको लाया गया है। ओके। तो ये तीनों फैक्ट को देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 हमारे संविधान में जिक्र किया गया। एक तरफ जो है ना आयोग का नाम दे देगा, दूसरी तरफ उसका आर्टिकल दे देता है। जैसे कि वित्त आयोग लिख देगा, इलेक्शन कमीशन लिख देगा, यूपीएससी लिख देगा, सारे के आर्टिकल यहाँ पे दे देगा, बोलेगा मैच करके बताइए। ठीक है। ये हो गया पहला फैक्ट। दूसरा हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो लोकसभा के नेता में जो है ना यहाँ पे 1969 में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यहाँ पे, तो विपक्ष के नेता यहाँ पे आए। ठीक है। और यहाँ पे जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो 47वें नंबर के, उसको भी याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ये चीज पूछ लेता है। दो फैक्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए महाकुंभ में जो भगदड़ पर जो संसद ने घमासान हुआ ना, उसको लेकर यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, जो इंपॉर्टेंट यहाँ फैक्ट है, तो यहाँ पे शून्यकाल और प्रश्नकाल को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है। शून्यकाल क्या होता है और यहाँ पे प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल या प्रश्नकाल क्या होता है, यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए जब संसद स्टार्ट होता है ना, तो जो पहला आवर होता है ना, उसको बोलते हैं प्रश्नकाल। क्या बोलते हैं उसको, प्रश्नकाल। जैसे 11 बजे से लेकर 12 बजे तक चलता है प्रश्नकाल। ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। शून्यकाल क्या होता है, प्रश्नकाल के बाद ही शून्यकाल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। शून्यकाल में क्या होता है, जो भी तत्कालिक मुद्दे होते हैं, सार्वजनिक मुद्दे होते हैं ना, उसको उठाया जाता है शून्यकाल में। तो ये फैक्ट को आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट ऊपर है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जो है ना महिला आयोग न्यूज में आ गई है, महिला आयोग। और महिला आयोग को लेकर बीपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि पता ना महिलाओं को लेकर जो बिहार में जो प्रयास किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो काफी सराहनीय है। वो एक मॉडल की तरह काम कर रहे हैं। जैसे कि अब देखो कि यहाँ पर जितने भी जॉब हैं बिहार में, वहां पर 35% जो रिजर्वेशन जो है ना महिलाओं को दे दिया गया है। ठीक है। ये हो गया। साथ ही आप देखोगे वहाँ पे एजुकेशन में, अगर एजुकेशन में महिलाएं अच्छे नंबर लाती है, अच्छे परफॉर्म करती है ना, तो उनको वहाँ पे सहयोग राशि, वित्तीय सहयोग राशि दिया जाता है हर स्तर पे, चाहे 10th का स्तर हो, चाहे इंटर का स्तर हो, चाहे ग्रेजुएशन में हो। ठीक है। सब में पैसा दिया जाता है ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूत रहे और वो अपने स्टडी को जो है कंटिन्यू करें। फिर यहाँ पर बात करेंगे जो महिलाओं से जुड़ा भी और भी स्कीम जो है बिहार सरकार ने चला रखा है, उसको हम लोग देखेंगे बाद में। पहले देखते हैं महिला आयोग को लेकर। देखिए इस आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, महिला आयोग इसलिए यहाँ पे है ना कि जो भी विवाह पूर्व जो परामर्श होता है उस मुद्दे को लेकर, घरेलू हिंसा को लेकर, ठीक है, वैवाहिक जो विवाद है उसको लेकर, वैवाहिक जो संबंध है, उन मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा करने के लिए यहाँ पे एक आयोजन किया गया। ठीक है। क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ पे महिलाओं को लेकर काफी चैलेंजेस देखने को मिल रहा है। तो इन मुद्दे पे यहाँ पे समाधान कैसे हो, और यहाँ पे जो है ना आयोग ने यह भी कहा ना कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कानून, मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में
विशेषज्ञ एक साथ आएंगे, जितने भी यहाँ पे प्रोफेशनल लोग हैं, चाहे हेल्थ प्रोफेशनल हो, चाहे लीगल प्रोफेशनल हो, ठीक है, जितने भी लोग हैं ना आप आपस में आके और इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे कि जो महिलाओं के प्रति जो यहाँ पे हिंसा हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रहा है, उसको कैसे रोके। फिर यहाँ पे जो तलाक वाली जो यहाँ पे सिस्टम आप देखने को मिल रहा है, उसको कैसे रोके। यहाँ पे जो रिलेशनशिप है उसको कैसे मजबूत करें। इन तमाम मुद्दों पे यहाँ पे गहन चर्चा करा जाएगा। क्वेश्चन जो पूछता है, एक तो पूछ लेता है कि महिला आयोग जो होता है ना, वीमेन कमीशन है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो बिल्कुल नहीं है। इसका संविधान में जिक्र किया गया है? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। साथ ही बता दे इसके जो अध्यक्ष है ना, विजया राहटकर, ये क्वेश्चन पूछ लिया है इस बार बिहार के एग्जाम में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट जो कोटेशन है सरदार पटेल जी के द्वारा दिया गया था। विद्वान बहुत होते हैं, लेकिन विद्या के साथ जो जीवन का आचरण करने वाले बहुत कम होते हैं। इसको आप याद रखेंगे और आंसर राइटिंग में यूज करेंगे आप। अभी यहां पर देखेंगे ये आर्टिकल में कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो मैक्सिको, कनाडा और चाइना पर जो इंपोर्ट शुल्क है ना, उसको लगाने का धमकी दे दिया है और लगा भी दिया है। जैसे कनाडा और मैक्सिको पे जो है ना 25% लगाएंगे इंपोर्ट ड्यूटी या शुल्क लगाएंगे, और चाइना पे 10% लगाएंगे। तो ये आर्टिकल पूरा का पूरा इसी पे लिखा हुआ है। तो अभी जो है ना आप देखोगे कि भारत, माफ कीजिएगा, अमेरिका और मैक्सिको, कनाडा जो है न्यूज में आ गया है, उनके बीच में क्या जो है ना तनाव देखने को मिल रहा है। तो शुल्क को लेकर यहाँ पर तनाव देखने को मिल रहा है। आप इसको याद रखेंगे। पूछ देगा कि अमेरिका और कनाडा के संबंधों पर चर्चा करें या टिप्पणी करें शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपको यही चीज लिखना होगा यहाँ पे कि अभी शुल्क को लेकर यहाँ पे जो है ना तनाव देखने को मिला, विवाद देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर बात करेंगे कि ट्रेड वार के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। देखिए, जैसे चाइना पे यहाँ पे 10% का शुल्क लगा दिया गया, तो चाइना भी तो चुप बैठेगा नहीं। तो ये चाइना बोल रहा है कि हम इस मुद्दे को लेकर जो है ना WTO के पास जाएंगे और वहां पे शिकायत करेंगे अमेरिका के खिलाफ कि आप इस तरह के जो है ना गैर जिम्मेवाराना हरकत ना करें। तो यहाँ के अमेरिका के जो राष्ट्रपति ने उन्होंने कहा कि ये जो फैसले जो लिए जा रहे हैं ना, वो अमेरिका के नागरिकों की सुरक्षा के लिए लिए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो मादक पदार्थों का जो यहाँ पे तस्करी है बढ़ गया है, अवैध प्रवासन जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस कारण से जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम शुल्क लगा रहे हैं। साथ ही जो हमारा घरेलू मार्केट है, जो हमारा प्रोडक्शन है, जो उत्पाद है, उसकी यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात की जा रही है। तो अमेरिका भी अपना पक्ष देख रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर और क्या देखने को मिलेगा हमें, हाँ, जैसे अमेरिका का चिंता क्या है कि अवैध प्रवास वहां पर हो जा रहा है, मादक पदार्थ का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। ठीक है, और वहां पे जो है घरेलू मार्केट जो अमेरिका का कमजोर हो रहा है। इन तमाम मुद्दों को देखकर यह फर्स्ट अमेरिका नीति को वो अपना रहा है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे बुजुर्ग जो वृद्ध होते हैं ना, उनके बारे में ये आर्टिकल लिखा हुआ है। यहाँ पे कौन कौन सा क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। वृद्ध जो लोग होते हैं ना, बुजुर्ग होते हैं जो 60+ हो जाते हैं, उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, सरकार ने उनके चैलेंजेस को कम करने के लिए क्या योजना चला रखे हैं। वृद्ध जो आश्रम है उसकी संख्या क्यों बढ़ रहा है। आप देखोगे वृद्ध आश्रम जो ना वेस्टर्न कंट्री में फलता फूलता था, लेकिन ये भारत में भी देखने को मिल रहा है। सिंगल परिवार क्या होता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में कौन सा निर्णय दिया जो बुजुर्गों के सुरक्षा के लिए काफी फायदेमंद होगा, है ना। तो ये इन तमाम चीजों पर हम लोग बात करेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है बुजुर्गों के सुरक्षा के लिए। ठीक है, आपसे मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि बुजुर्गों के सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी हालिया फैसला लिया है, आप उस पर टिप्पणी करें। तो यहाँ पर बताना है कि देखिए, जैसे कि बुजुर्ग जो महिलाएं होती है, ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं 60+ वाले लोग, तो वहां पर देखा गया है सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि जो भी प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है, उसके वारिसों को, और वो वृद्ध लोगों के देखभाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर किया गया है ना, जो भी उसके हकदार थे, उसे वापस लिया जा सकता है। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया। पहला फैक्ट ये हो गया। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि, और ये जो फैसला है ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही सराहनीय और स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इससे महिलाओं जो बुजुर्ग लोग हैं उनके सामने जो चैलेंजेस है ना, उससे निपटने में जो है काफी मददगार साबित होगा। अब आपने देखा होगा ना, बहुत लोग प्रॉपर्टी के लालच में, ठीक है, वृद्धों के साथ रहते हैं और अपना प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के चलते उनके साथ जो है ना कितना कुछ वो लोग गेम खेलते हैं, समझ रहे हैं ना। तो उसी को ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ऐसा हो जाता है और प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर करवा लेते हैं और आप बुजुर्ग का देखभाल नहीं करते ना, तो आपसे प्रॉपर्टी वापस लिया जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे कि पश्चिमी देशों में वृद्ध आश्रम का कॉन्सेप्ट था, ये भारत में कैसे आ गया। तो यहाँ पर अगर बात करें तो वृद्ध आश्रम भारत में इसलिए बढ़ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे एकल परिवार या सिंगल परिवार का प्रचलन या यहाँ पे कल्चर बढ़ रहा है। ठीक है,
जो होते हैं ना कपल और उसके बच्चे, बस वही सिंगल परिवार हो गया, वो लोग बुजुर्ग के साथ रहना नहीं पसंद करते हैं। तो इसके पीछे यही कारण है, सिंगल परिवार। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनके सामने जो उनकी आबादी है, जो बुजुर्ग की जो आबादी है या उनके सामने क्या चैलेंजेस है। तो बुजुर्ग के सामने क्या चैलेंजेस हैं, उनको बीमारियों से सामना करना पड़ता है, गंभीर बीमारियों से सामना करना पड़ता है, मानसिक रोग से उनको झेलना पड़ता है, ठीक है। और जो यहाँ पे अगर बात करें तो स्वास्थ्य के रूप में आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। इन तमाम चीज़ों को देखने को पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि वृद्धि संख्या बढ़ा कैसे। अगर अभी हम लोग बात करें ना तो 6% है, पूरी आबादी का 6% है वृद्ध आबादी, ठीक है। लेकिन 2050 तक पता कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो ये जो बढ़ रहा है ना, इसके पीछे कारण क्या है, तो जो बीमारियों से लड़ने का जो तरीके है ना, उसमें इजाफा किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि वृद्धों की संख्या बढ़ने के पीछे आप क्या कारण मानते हैं। तो यहाँ पे जो तरीका है ना रोगों से लड़ने का, उसमें बढ़ोतरी देखा गया है। जो प्रजनन दर है ना वो घट गया है, जीवन प्रत्याशा जो है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, वो बढ़ गया है। तो ये कारण है वृद्धों की बढ़ने का संख्या, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सरकार ने जो बुजुर्गों के देखभाल के लिए या उनके कल्याण के लिए कौन कौन से योजनाएं चला रखे हैं, तो वय वंदना योजना के बारे में आप जिक्र करेंगे, आप अनुदान सहायता योजना के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना के बारे में बात करेंगे, वयोश्री योजना के बारे में बात करेंगे, स्वावलंबन योजना के बारे में बात करेंगे, ठीक है, अटल पेंशन योजना के बारे में बात करेंगे और आयुष्मान भारत योजना के बारे में आप यहाँ पे जिक्र करेंगे। ओके, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो यहाँ पे जैसे कि अगर मान ली कोई सभ्य समाज है या कोई सभ्य देश है, उसको कब हम लोग बोलेंगे सभ्य है, ये सिविलाइज्ड है, जब वहाँ पे बुजुर्गों के लिए मुफ्त मेडिकल फैसिलिटी प्रदान करें, तब ना कहेंगे वहाँ पे। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि डेवलप कंट्री में जो बुजुर्गों को लेकर जो सुविधाएं हैं वहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क है। आप किसी भी स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं ना बुजुर्ग लोग के लिए, तो वहाँ पे आपको किसी तरह का रुपये या इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत में जो है ना, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा। और बुजुर्गों की इतनी अच्छी खासी जो है ना आर्थिक मजबूत नहीं होता कि वो इन्वेस्ट कर सके। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। अगर आपने देखा होगा बुजुर्गों को कई स्तरों पर चैलेंजेस देखने को मिलता है, जैसे कि वहाँ पे उनके स्वाभिमान जो होता है ना, उसके साथ वो लोग समझौता करते हैं, शारीरिक उत्पीड़न देखने को मिलता है। फिर उनका जो वित्तीय जो परेशानी है उनसे भी वो जूझते हैं, मानसिक उत्पीड़न होता है, समाज में अक्सर भेदभाव होता है उनके साथ। आप बस अड्डों पर देख लीजिए, अस्पतालों में देख लीजिए, कितना भेदभाव होता है वहाँ पे। सार्वजनिक वाहनों में बुजुर्गों को लेकर भी यहाँ पे आप देख पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो मुझे और कुछ खास नज़र तो आया नहीं। हमने हर एंगल पे बात किया कि वृद्धों की संख्या बढ़ने के पीछे क्या कारण है, सरकार ने कौन सा योजनाएं चला रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में उनकी सुरक्षा के लिए कौन से कदम उठाए हैं, ठीक है, और वृद्धों के सामने क्या चैलेंजेस है, उनकी क्या स्थिति है, सब पे बात किया हमने। यही सब क्वेश्चन मेंस में पूछेगा आपसे। अब हम लोग आते हैं चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो दोस्ती था ना, उसमें दरार पड़ रहा है। कुल मिलाकर इस आर्टिकल को जब मैंने पढ़ा ना, इसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते मजबूत हैं, आखिर क्या कारण रहा कि अब उसमें दरार पड़ने लगे। चीन का क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान क्या चाहता है चाइना के साथ, ये चीज़ हम लोग जानेंगे यहाँ पे। और ये दोनों का इम्पैक्ट जो है ना भारत पे क्या पड़ेगा, ठीक है। आइए एक एक करके देखते हैं। अभी यहाँ पे जो है ना कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में चिंता का मुख्य कारण क्या है, आतंकवाद बहुत बड़ा मसला हो गया है। फिर चाइना इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है ना, उसको लेकर यहाँ पे मुद्दा देखने को मिल रहा है। अफगानिस्तान को लेकर यहाँ पे जो है मुद्दा देखने को मिल रहा है। साथ ही इन्वेस्टमेंट को लेकर यहाँ पे मुद्दा देखने को मिल रहा है। सुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पे मुद्दा देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम ये जो मुद्दे हैं ना, ये भारत, माफ कीजिएगा, चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो है ना तनाव के कारण बन रहे हैं। चाइना जो है ना, देखिए चाइना वाला जो है ना पाकिस्तान में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आपने देखा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से। तो वहाँ पे जो इतने भी वर्कर है चाइना के, उस पर आतंकी हमला हो रहा है। चाइना पाकिस्तान को बार बार बोल रहा है कि आप हमें वहाँ पर सिक्योरिटी दें, क्योंकि हमने वहाँ बहुत इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अगर आप हमको सिक्योरिटी नहीं देंगे तो फिर हम आपके साथ कैसे रह पाएंगे। तो चाइना वहाँ पे अपना इंटरेस्ट दिख रहा है कि उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। वहाँ पे जो चाइना एम्प्लॉय है उस पर आतंकी हमला हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान देख रहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि चाइना जो इन्वेस्ट कर रहा है ना वो बना रहे, और आतंकी जो हमले पर जो सार्वजनिक मंचों पर जो चाइना आवाज़ उठा रहा है ना, उसको वो कम कर दे, और अफगानिस्तान के मामले पर चाइना जो है पाकिस्तान के साथ आ जाए। तो ये दोनों के पर्सनल इंटरेस्ट है, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दोनों का जो इक्वेशन है ना, मैथमेटिक इक्वेशन बदल चुका है अब धीरे धीरे। और यहाँ पर बात करेंगे
तो हाँ, ये तमाम चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, ट्रेड वार के बारे में ये आर्टिकल है। ट्रेड वार समझ रहे हैं ना, अगर एक देश दूसरे पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है या शुल्क लगाता है तो दूसरा देश भी इस पर शुल्क लगा देता है, इसी को ट्रेड वार बोलते हैं। जैसे अभी आपने चाइना, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका के बीच में देख रहे हैं। कुल मिलाकर जो है ना, इस आर्टिकल को जब मैंने पढ़ा ना, तो इसमें ये चीज़ समझ में आ रहा है कि ट्रेड वार होता क्या। क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा ट्रेड वार से क्या समझते हैं, और ये अभी हाल की घटनाओं में क्यों चर्चा में रहा, आप इस पर टिप्पणी करें, और भारत पर ट्रेड वार का क्या यहाँ पर जो है प्रभाव देखने को मिलेगा, या वैश्विक स्तर पे क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो आपको इन तमाम पहलुओं पे यहाँ पे जोर देना होगा। आइए एक एक करके देखते हैं। ट्रेड वार क्या होता है, वही अगर मैंने आप पे शुल्क लगाया तो आपने भी हमारे प्रोडक्ट पे शुल्क लगा दिया, तो ऐसे जो है ना बढ़ते रहेगा। आपने 5% किया, हमने 10% कर दिया, फिर इसने 10% किया, हमने 25% किया। तो ऐसे में क्या हो रहा है, ट्रेड वार चल रहा है। ठीक है, ये पहला फैक्ट हो गया। इससे क्या होगा, तो ट्रेड वार से क्या होता है ना, जो सामान हमारे देश में आ रहा था, जैसे मान लीजिए हम आपसे मंगा रहे थे और आप पे हमने ट्रेड जो है ना बढ़ा दिया, शुल्क बढ़ा दिया, तो आपका प्रोडक्ट जो हमारे देश में महंगा हो जाएगा। फिर महंगा हो जाएगा तो हमारे जो नागरिक हैं आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे नहीं, तो आपका जो सेल है वो घट जाएगा, आपका प्रॉफिट है जो वो घट जाएगा। ये आप समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे भारत को लेकर आशंका क्यों है। ये देखिए, अमेरिका वाला जो है ना भारत को भी बोल दिया है कि भारत पे भी जो है यहाँ पे शुल्क लगाया जाएगा। तो भारत को भी लेकर इसको डर हो गया, भारत को भी शंका है कहीं हमारे पे ना लगा दे, तो भारत भी जवाबी कार्रवाई करेगा, टेंशन नहीं लेने वाली बात है। क्योंकि हमारा जो है ट्रेड सरप्लस है किसके साथ, अमेरिका के साथ। मतलब हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं अमेरिका को, और चाइना के साथ, रशिया के साथ हमारा क्या ट्रेड डेफिसिट है, हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं वहाँ से। तो ये फैक्ट भी याद रखिए, बीपीएससी में कभी कभी पूछ लेता है। तो और यहाँ पे जो है ना अमेरिका जो सिटीजन है उसको लेकर भी यहाँ पे चिंता बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट अमेरिका नीति की पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जो वहाँ के राष्ट्रपति जी हैं। तो यहाँ पे H1B वीज़ा भी हम लोग बात किए थे, ग्रीन कार्ड पे बात किए थे। देखिए, ग्रीन कार्ड और H1B वीज़ा का मतलब क्या होता है। H1B वीज़ा आपको चाहिए ना, तो आपको यात्रा से पहले मिलेगा। अगर आप अमेरिका यात्रा कर रहे हैं ना, तो आपको पहले H1B वीज़ा लेके इंटर करना होगा अमेरिका में। लेकिन ग्रीन कार्ड क्या होता है ना, आप वहाँ पे इंटर करोगे तब आपको मिलेगा ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड क्या होता है, यहाँ पे ये परमानेंट रेसिडेंशियल हो जाता है, आप वहाँ पे रह सकते हो बिना काम करते हुए भी। लेकिन H1B वीज़ा क्या होता है, आपको वहाँ पे काम करते हुए रहने का वहाँ पे परमिशन मिलेगा, ये फर्क होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे, तो ये शुभांशु शुक्ला कौन है, ये अंतरिक्ष यात्री हैं। क्योंकि गगनयान मिशन जो हमारा जो लॉन्च हो रहा है ना, गगनयान मिशन, जिसके तहत हम अपने नागरिकों को वहाँ पे अंतरिक्ष में ले जाएंगे, तो उसमें एक ये नाम है शुभांशु शुक्ला का, याद रखेंगे आप। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, इस आर्टिकल में ना वित्त आयोग के बारे में लिखा गया है। जब इस आर्टिकल को मैंने पढ़ा ना, तो वित्त आयोग का संवैधानिक प्रावधान बताइए, वित्त आयोग का काम क्या है उसके बारे में बताइए। वित्त आयोग को लेकर चिंता है दक्षिण राज्यों में, क्या चिंता है उसके बारे में बात किया गया है। और यहाँ पे रिवेन्यू जो राजस्व है उसका बंटवारा कैसे होता है, यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, आइए एक एक करके देख लेते हैं। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में इसका जिक्र किया गया है। वित्त आयोग जो ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका काम क्या होता है, जो राजस्व होता है, रेवेन्यू होता है ना, राजस्व, उसका बंटवारा करना राज्यों और केंद्रों के बीच में। एक रेशियो डिसाइड करता है कि हाँ इस रेशियो से बटेगा। ठीक, ये हो गया। साथ में दक्षिण जो राज्य है ना, साउथ राज्य वाले, जैसे अपना ये प्यारा भारत है, यहाँ पे दक्षिण राज्य है, यहाँ पे हो गया आपका कर्नाटका हो गया, आंध्रा हो गया, तमिलनाडु, केरल हो गया। इन राज्यों का समस्या पता क्या है, उनको चिंता है कि हम लोग पॉपुलेशन को कम कर रहे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन कम कर रहे हैं और हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे पॉपुलेशन अधिक है उनको राजस्व अधिक मिल जा रहा है। तो ऐसे में जो हम इनिशिएटिव जो लिए हैं उसके लिए तो ये सरप्राइज हो गए, वो हमें तो फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो इसी को लेकर कंसर्न किया गया है, चिंता किया गया। आपसे यही पूछेगा वित्त आयोग से आप क्या समझते हैं, इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, वित्त आयोग का काम क्या है, और ये चर्चा में क्यों बना रहा है, दक्षिण राज्यों को क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इन तमाम क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारे FM है, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जो भी आपका कंसर्न है ना, वो चिंता है ना, आप वित्त आयोग के सामने कहें, क्योंकि राजस्व का निर्धारण जिस सिद्धांत पे होता है ना, वो केंद्र सरकार नहीं करती, बल्कि वित्त आयोग के सिफारिश पे यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना, इस आर्टिकल को जब मैंने पढ़ा तो यहाँ पे राजकोषीय घाटा, जिसको फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं, 2024-25 में 4.8% था GDP का। 2025-26 में कितना हो गया, 4.4 हो गया। तो ये फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट का साधारण शब्दों में अगर समझे ना, इससे हमको यह जानकारी मिलता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए ना कितना लोन या उधार लेना पड़ेगा, वो फिजिकल डेफिसिट बताता है। तो सरकार को इस बार जो है ना अपने खर्चों को पूरा करने के लिए 4.4% GDP का जो है उधार लेना पड़ेगा। ये चीज जानने को हमको मिला। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे,
तो यहाँ पे लघु संसद के बारे में चर्चा किया गया। देखिए लघु संसद क्या होता है, जो हमारी संसद की जो समितियां होती है ना, उसी को लघु संसद कहा जाता है। तो लघु संसद से आप क्या समझते हैं, मेंस में क्वेश्चन पूछेगा, इसके क्या काम होते हैं, ठीक है, और ये किस प्रकार लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दे रहा है। लघु संसद संसदीय समिति को कहा जाता है, और इसका काम क्या होता है, जो भी बजटीय मामले होते हैं ना, जो भी गंभीर मुद्दे होते हैं ना, उस पर विचार पूर्वक विमर्श किया जाता है, विचार किया जाता है, ताकि सही निष्कर्ष पर निकला जा सके। क्योंकि देखिए जो भी व्यापक मुद्दे होते हैं ना, जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं ना, उसको संसद में चर्चा नहीं किया जा सकता, इतना समय नहीं है लोगों के पास, ठीक है। वहां पे जो संसद का समय होता है ना, बहुत लिमिटेड होता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो संसदीय समिति होती है ना, उनके पास ये जो मुद्दे लाए जाते हैं और उस पर व्यापक चर्चा और विमर्श किया जाता है, ऐसा इन्होंने कहा। तो याद रखिएगा। और ये सब चीज जो है ना, आपको लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो ये चंद्रिका टंडन कौन है, तो ये भारतीय अमेरिकी गायिका है और इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो एल्बम, उस एल्बम का नाम याद रखिए, त्रिवेणी एल्बम, उसका नाम है त्रिवेणी। त्रिवेणी मतलब पता है ना, गंगा यमुना सरस्वती का जो मिलन होता है ना, नदी का, उसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और इस एल्बम का नाम त्रिवेणी रखा गया था। और त्रिवेणी का मतलब संस्कृतियों का यहाँ पे जो है ना विविधता देखने को मिला। ये अफीम वाला एरिया है, इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर लिए हैं। कोल्स वाला एरिया, इस पर चर्चा कर लिए हम लोग। नीलगिरी पे हम लोग चर्चा किए हैं, यहाँ पे पोर्ट पे हम लोग चर्चा किए हैं। यहाँ पे हम लोग पर्वत पे भी चर्चा किए हुए हैं। यहाँ पे म्यांमार, बांग्लादेश, मणिपुर पे चर्चा किए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एक आपसे अपील रहेगा ना, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए। देखिए हमें जो पेपर को यहाँ तक लाने में, रिकॉर्डिंग करने में ना, मुझे 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, फिर भी मैं समय निकालता हूँ ताकि हमारे चैनल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, उनको कुछ ना कुछ फायदा हो जाए, और हमारा यही कोशिश रहता है। तो आप लोग भी यहाँ पे अपना प्रतिक्रिया देंगे ना, चाहे आपको पसंद आए चाहे नहीं आए, नेगेटिव भी लिखिए, तब ना उस पर सुधार करेंगे हम। सिर्फ देख के चले जाना वो सही नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट मुद्दे में मिलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद।